सुप्रभात, प्रणाम। ऋषा आईएएस की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। ऋषा आईएएस कोचिंग करोल बाग नई दिल्ली, जिसकी टैगलाइन है ऋषा आईएएस फॉर द आईएएस बाय द आईएएस। इस कोचिंग की एक सबसे बड़ी यूएसपी यही है कि बाकी लोगों से इस मामले में डिफरेंट है कि यहाँ फैकल्टी और इसके जो ऑर्गेनाइजर हैं वो खुद आईएएस ऑफिसर्स हैं। मैं पहले भी कई बार बोला इस चीज़ को कि कोई भी कोचिंग या कोई भी टीचर जो है खराब नहीं होता, सब अच्छे होते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये चीज़ रणनीति के रूप में बहुत रेयर लोगों को मालूम है। फैकल्टी बहुत अच्छी होना और कोचिंग बहुत अच्छी होना ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपको 3 घंटे में एग्जामिनेशन हॉल में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है और कितनी मात्रा में लिखना है, ये ज़रूरी है। थोड़ी सी मुझे ये परेशानी होती है देख करके कि इस पे फोकस नहीं रहता है कि आपको उस 3 घंटे में क्लासरूम में क्या चीज़ उस प्रश्न के आंसर में लिखना है और क्या नहीं लिखना है। इसके अलावा सारा फोकस जो है टीचिंग मटेरियल में और बाकी अनर्गल बातों में रहता है। कई कोचिंग का हमने ये रणनीति देखा जो आंसर राइटिंग का, उसमें बहुत सारी कमियां हमें नज़र आती है। मटेरियल उनके पास बहुत अच्छे हैं, ज़्यादा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्वालिटी भी है उस मटेरियल की, उसकी जितनी तारीफ करें कम है। लेकिन हमारा काम जो है उस मटेरियल को किस तरीके से यूज करना है ये मैटर करता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप डिलीवरी कैसे करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, ये बड़ी बात है। तो आईएएस हो चाहे पीसीएस हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी के क्रम में आपको ये चीज़ फोकस करना है, ये हमारे द्वारा बताया जाएगा। और कैसे करना है और कितना करना है ये चीज़ें बताई जाएगी। अब जैसे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था, मैं कहीं वीडियो देख रहा था कि वर्क फ्रॉम होम के वजह से पारिवारिक संबंधों में क्या प्रभाव पड़ा है, उसका मूल्यांकन करिए। तो मजे की बात है कि जब 150 शब्द है, 150 शब्द में आंसर लिखना है और इसका अलॉटेड टाइम 7 से 8 मिनट होगा, तो आप समझ सकते हैं कि आपको क्या लिखना है। हमारा सुझाव यह है, जो हमने अपने ऊपर आजमा के देखा है और स्कोर देखा हुआ है, कि अगर 150 शब्द में लिखना है तो ये जो प्रस्तावना लोग बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं मेन बॉडी, ये ठीक है, और तीसरा बोलते हैं कंक्लूजन, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये इस केस में सही नहीं है जो कि 150 शब्द में लिखना है। जब 250 से ऊपर संख्या हो शब्दों की तो आप ये फ्रेजेज यूज करिए। अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है कि 150 शब्द वाले में भी आप 25-30 प्रस्तावना में ले गए और 25-30 जो है कंक्लूजन में ले गए, तो बचा 100, वही 100 इफेक्टिव आप यहाँ दे रहे हैं। तो आप न प्रस्तावना लिखिए, कंक्लूजन में थोड़ा सा लिखेंगे। वो भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्लेषण करने को बोल रहा है, विवेचना करने को बोल रहा है, आलोचनात्मक मूल्यांकन करने को बोल रहा है, ये शब्दों को परखना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में ये जो शब्द आते हैं इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जैसे कहेगा विवेचना करिए, डिस्कस, तो भाई डिस्कस जब आप करना तो डिस्कस सीधा सीधा करके आगे बढ़िए, अगर 150 शब्द से नीचे का है तो। और 250 वाला है 15 नंबर का सवाल, तब जो है आप मूल्यांकन पे पहुंचिए। तो डिपेंड करता है ना कि क्वेश्चन कितने नंबर का है और उसकी शब्द लिमिट क्या है।
आप जनरली बता देते हैं कि भाई सब में ये चीज लिख दो, या एक फॉर्मेट बता देते हैं, ये नहीं बताते कि भाई ये जो है 250 शब्दों वाले में लिखा जाना चाहिए, न कि 150 शब्दों वाले आंसर में। तो विवेचना करने को बोलता है, कई बार लिखता है मूल्यांकन करिए, कई बार बोलता है विश्लेषण करिए, कई बार कहता है समीक्षा करिए, कई बार कहता है समालोचनात्मक आलोचनात्मक व्याख्या करिए। अब देखिए, हर क्वेश्चन के लास्ट में ये रहता है, भारत में गरीबी की समस्या के कौन सा कारण है, विवेचना करिए। तो विवेचना कह रहा है तो सीधा सीधा विवेचना करना, मैंने डिस्कस करना है। और अगर वो कह रहा है मूल्यांकन करिए, तब आपको थोड़ा एनालिटिकल होना है लास्ट में, उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसके प्लस माइनस को ध्यान में देना है। और विश्लेषण करने को कह रहा है, तब आप अपना इनोवेटिव आइडिया कुछ यूज करिए कि क्या सही है क्या गलत है, और फिर उसके हिसाब से अपना कुछ सुझाव उसमें दे दीजिए। समीक्षा करना है, रिव्यू करना है, पीछे इसका क्या प्रभाव था, अब क्या प्रभाव है। और आलोचनात्मक सब व्याख्या या जो भी है, इसमें क्रिटिसाइज भी करना है। आपको क्रिटिसाइज करते हुए पॉजिटिव कंक्लूजन से क्लोज करना है, चाहे उस क्वेश्चन में कितनी भी नेगेटिव बातें क्यों ना हो, आप आंसर जो है पॉजिटिव वे में कंक्लूड करेंगे। जैसे बेरोजगारी की समस्या है, तो इससे क्या नुकसान है सब पढ़ते हैं, लेकिन बेरोजगारी के क्या लाभ है ये कोई नहीं पढ़ता। तो बेरोजगारी जैसी समस्या में भी लाभ ढूंढिए। अगर कहीं कन्फ्लिक्ट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है एक दूसरे के बीच, उसमें भी कुछ लाभ ढूंढिए। तो बेरोजगारी के क्या लाभ हो सकते हैं? एक तो आदमी घर पे रहेगा, घर पे रहेगा तो बाहर जो जाना आना पड़ रहा था वो खर्चा बचा, प्लस प्रदूषण से उसकी मुक्ति मिली, शुद्ध वायु घर में मिल जाएगी, बाहर थोड़ा ना मिलेगी। रोड एक्सीडेंट में कमी आ सकती है, ट्रैफिक डेंसिटी घटेगा तो बाकी लोग जो रियल में काम पे जा रहे हैं उनका टाइम बचेगा, तो ओवरऑल नेशन का फायदा है। तो बेरोजगार होने के भी कुछ अपने फायदे हैं, पॉजिटिव चीजें हैं। तो इसमें जो है समस्याओं में भी जो है कुछ अच्छाई ढूंढी जा सकती है, और ये इसलिए ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपने जो है अपना व्यू, अपना मौलिकता उसमें दिखाया है। तो कृपा करके जैसा क्वेश्चन में पूछता है, विवेचना, मूल्यांकन, विश्लेषण, समीक्षा, आलोचनात्मक, इस पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि पूछ क्या रहा है। आपके लिए सब ध्यान 22.5 पसेरी, विवेचना, मूल्यांकन, विश्लेषण सब एक ही चीज है। कुछ भी क्वेश्चन सेटर दिया हो, कहाँ ध्यान देते हैं आप? जितने लोग बैठे हैं उसमें अपने से खुद इंट्रोस्पेक्ट करें तो 5% लोग भी नहीं मिलेंगे जो इस शब्दों पे ध्यान देते होंगे। तो पारिवारिक संबंध वाली बात पूछा था 150 शब्दों में। तो पारिवारिक संबंध का मतलब जो है क्या होता है? पारिवारिक संबंध का मतलब पति पत्नी खाली थोड़ा ना होता है। पति पत्नी के अलावा बहुत से हैं, बच्चे हैं इसमें शामिल। उसमें जो है ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं शामिल। उसमें पारिवारिक संबंधों में बच्चों की भूमिका इम्पोर्टेंट है, तो उसका एक अलग इंटरेक्शन बनता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब पारिवारिक संबंध पे पूछ रहा है कि वर्क फ्रॉम होम का क्या प्रभाव पड़ा, क्या उसका मूल्यांकन करिए, तो आपको उसमें ये सब बातें को ध्यान में रख के कि भाई पारिवारिक संबंध पूछ रहा है तो खाली पति पत्नी नहीं है, इसमें बाकी लोग भी है। तो 150 शब्दों का क्वेश्चन है, तो आप सीधे सीधे हेडिंग लिखिए कि पारिवारिक संबंधों पर, पारिवारिक संबंधों पर वर्क फ्रॉम होम के कारण, या वर्क फ्रॉम होम के कारण पारिवारिक
संबंधों पर निम्न प्रभाव पड़ा या निम्न प्रभाव परिलक्षित हुआ। ये बस हेडिंग हो गया। ये हालांकि उसमें काउंट नहीं किया जाता, नहीं माना जाता, ये तो सिर्फ हेडिंग है। आप चाहें तो इसको ना भी लिखें, लेकिन लिख देने से थोड़ी ब्यूटी आती है। इसका कोई अलग से नंबर आपको नहीं देता एग्जामिनर, वो तो क्वेश्चन ही है। तो लिखने से थोड़ा बॉडी ठीक हो जाती है। अब आप क्या लिखेंगे कि क्या प्रभाव पड़ा, तो आप ठीक है, आप दोनों प्रभावों को अलग अलग कर दीजिए कि कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ा, कुछ सकारात्मक भी पड़ा। तो आप पहले सकारात्मक प्रभाव उठाइए, नकारात्मक मत लिखिए कृपा करके, अदरवाइज वो एटीट्यूडनल प्रॉब्लम समझ लेगा कि इनको हर जगह कमी दिखाई पड़ती है, आपका एटीट्यूड को भांप लेगा वो। तो सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, आप सिर्फ पॉइंट लिखते चले जाइए। पहला पॉइंट कि इंटरजेनरेशनल रिलेशंस जो है मजबूत हुए। इंटरजेनरेशनल रिलेशन के क्या मतलब है कि एक पीढ़ी का दूसरे पीढ़ी, नाती पोता है, दादा दादी है, पोता पोती है, इंटरजेनरेशनल। तो इंटरजेनरेशनल सॉलिडेरिटी मजबूत हुई, क्योंकि बच्चे और ग्रैंड पेरेंट्स के पास समय की उपलब्धता थी, जिसका सही इस्तेमाल बच्चों के सांस्कृतिक और दार्शनिक चीजों को जानने का मौका मिला, और इंटरजेनरेशनल सॉलिडेरिटी बढ़ी, क्योंकि बच्चे ने यह अनुभूत किया कि हमारे दादाजी ने हमको ये चीज सिखाई है, जो पहले समय के अभाव के कारण नहीं हो पाता था। समय ही समय, तो इंटरजेनरेशनल सॉलिडेरिटी हुई। दूसरा, पति पत्नी के बीच जो पहले समय के अभाव का रोना रोता रहता था, उसका समाधान हुआ, और उस प्रॉब्लम का, उस समस्या का जो शिकायतें थी उसका निराकरण अपने आप हो गया। तो उसके वजह से उन दोनों के बीच संबंधों में मजबूती आई। तीसरा प्रभाव क्या पड़ा कि सामाजिक संबंधों में विशेषतः प्रेम एवं सॉलिडेरिटी में वृद्धि हुई, और सामाजिक संबंध मजबूत हुए। तो इंटरजेनरेशनल सॉलिडेरिटी बढ़ी, पति पत्नी के सामाजिक संबंध में विशेष प्रेम रूप से प्रेम का स्थान, महत्व जो है बढ़ा, और जो खर्चे हैं घर के वो लिमिट हुए, कुछ कम हुए, क्योंकि जो बाहरी खर्च है, एक्स्ट्रावेजेंट खर्च है, वो कम हो गया। तो उसके वजह से आर्थिक रूप से परिवार में संपन्नता हुई, और परिवार के बीच जो पैसे को लेकर खींचतान होती थी उसमें कमी आई। तो ये 4-5 जो हम बताए, ये हो गया सकारात्मक। और कैसे लिखना मैंने वो बताया। तो ये एक लाइन में अगर आपने 8 वर्ड भी लिखा तो 8×5 = 40 वर्ड ये हो गया सकारात्मक वाला। नकारात्मक में कुछ लिख दीजिए। नकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि कुछ घरों में घरेलू हिंसा के मामले देखने को मिले, नेगेटिव है। पीपुल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी शायद कोट किया था। दूसरा कि जो इमीडिएट पीढ़ी है, पिता और पुत्र की, उनके बीच जो है आर्थिक मामलों पे चुनौतियों को सॉल्व करने के लिए एक नया अप्रोच डेवलप हुआ, जो मिलजुल के एक दूसरे के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए उसको टैकल किया गया, जो कि बाकी दिनों में इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि आर्थिक जो है संसाधन, रेवेन्यू जनरेशन परिवार में होता था। जब परिवार में रेवेन्यू जनरेशन कम हो गया तो उसके कारण जो समस्याएं पहले आती थी वो समस्या भी समाप्त हो गई। तो घरेलू हिंसा हो गया एक उसमें, और दूसरा जो है आर्थिक कमजोरी हुई, क्योंकि रोजगार
कम हुए। वर्क फ्रॉम होम से जो लोग काम किए प्राइवेट सेक्टर में उनकी तनख्वाह भी कम हो गई, सरकारी में तो नहीं हुई लेकिन प्राइवेट में कम हो गई। तो कम आमदनी में भी जीने की और एक दूसरे को सपोर्ट करके जीने की जो विश्वास है वो बढ़ा, और उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशनल एंगल बहुत प्रभावी हुआ। लोग एक दूसरे के साथ जीने मरने के लिए तत्पर हुए, और इन सब चीजों से जो है समाज को, परिवार को फायदा पहुंचा। तो ये ऐसे करके आप 5 इधर 2-3 इधर, हमेशा नेगेटिव चीज जो है कम लिखी जाती है, भले आपको ज्यादा आता हो। इतना करने के बाद लास्ट में 2 लाइन में खत्म करिए कि पारिवारिक संबंधों में इससे जो है सकारात्मक प्रभाव प्रभावी हुआ और सोलिडरिटी बढ़ी, जिसके वजह से इंट्रा ग्रुप सोलिडरिटी बढ़ी, और उन सब संबंधों की वजह से परिवार एक नए आयाम और दिशा में पहुंच के अपनी महत्व को स्थापित किया, और पारिवारिक सुख शांति वो हुई, प्रोटेक्ट हुई, खत्म। इसमें परिवार में सब आ गए, पति पत्नी दादा दादी सब कुछ आ गया। तो ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल के लिए आपके बीच रखने का प्रयास किया। और अब आते हैं मेन बॉडी पे। इसको 2 अलग अलग कर देना, है ना।